सो अब जो हमारा पेपर है गाइस, और अब पहले ये पेपर नंबर 15 होता था, अब इसे चेंज कर दिया 22 में। अब ये पेपर नंबर कौन सा हो गया है? 16। और ये जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसका नाम रख दिया स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। आज के बाद हम शॉर्ट में से क्या बोलेंगे? SCM। क्लियर? 12 से लेके 16 में 22 में बड़े सारे बदलाव किए गए। कभी ये 50 मार्क्स का किया गया, कभी कैसे कभी कैसे। अब जो लेटेस्ट 22 है, और अभी तक 4 अटेम्प्ट हुए 22 एग्जाम के। कितने? 4 अटेम्प्ट। पहली अटेम्प्ट थी जून 23 में, फिर दिसंबर 23, फिर जून 24 और दिसंबर 24। 4 एग्जाम हुए अभी तक, 5वां आप देंगे। तो आप तो 5वां नहीं दे रहे फॉर दिसंबर। ये बैच हमारा दिसंबर 2025 के लिए, एग्री ना? क्योंकि अगर 24 में होता तो, जून में होता तो मैं वैसे ही मना कर देता। हो ही नहीं पाता यार, मार्च ऑलमोस्ट आधा हो ही गया, आप मान के चलो अप्रैल में। चलिए एनीवे तो अब सवाल ये उठता है, पेपर है पहले स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो पहले थोड़ा सिलेबस से फैमिलियर कराएंगे, फिर क्या क्या एडवांस चीजें आई हैं वो डिस्कस करेंगे। अब जैसे अभी तक हमने ग्रुप 1 में सीखा कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर सीखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, जब हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इट इज बेसिकली मेंट फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन। भाई ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये पेन बन रहा है, इसको बनने में कितनी कॉस्ट आएगी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कहती है? डिसीजन मेकिंग। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कहती है, या स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या कहता है? वो कहता है अब आप स्ट्रेटेजीज बनाइए। क्या बनाइए? स्ट्रेटेजीज बनाइए। नाउ योर रियल रोल स्टार्ट एज ए CMA, और वो रोल क्या है हमारा एज ए CMA रोल? कभी भी कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं होता। हमारे दो रोल होते हैं, एक जो कि मेन है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, व्हाट, और दूसरा टू मेक पॉलिसीज एंड हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग अंडर वेरियस टिपिकल और नॉन टिपिकल सिचुएशंस। मेरी बात समझ में आ गई? तो एज ए CMA कि जो स्ट्रेटेजिक, इसीलिए इसके साथ नाम जोड़ा गया है। सीधा लिख देता कॉस्ट, तो इसमें तीनों चीजें इन्वॉल्व कर दी इन्होंने। इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, it is a part of cost accounting as well as strategic. It's a part of strategic. What is strategic? Means as a CMA आपको strategies बनानी पड़ेंगी, क्लियर है, under different situations so that the cost can be minimized. और आप जानते हैं यार, प्रॉफिट कमाने के दो ही तरीके होते हैं। एक, आप अपनी सेल बहुत बढ़ा दीजिए, विच इज अ टफ जॉब, यस और नो, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन मार्केट में अवेलेबल है। तो मेरे कंट्रोल में क्या है? व्हाट इज इन माय कंट्रोल? कॉस्ट मिनिमाइज, क्लियर है? तो अगर मैं अपनी कॉस्ट पे काम कर लूं अच्छे से और इसे मिनिमाइज कर पाऊं, तो आई विल बी एबल टू मिंट अ लॉट ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। बोलो क्लियर है? दूसरी बात, तो इसलिए इसको स्ट्रेटेजीज बोला गया। अब आज फाइनल में क्या रखा है इंस्टीट्यूट ने, स्पेशली 2022 में, जितनी भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है ना कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो रियल लाइफ सिचुएशंस में क्या होती है, यूज होती है, वो सब यहां रखी गई है। क्लियर है? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने सुना है जस्ट इन टाइम, हैव यू हर्ड? शॉर्ट में बोलते हैं जिट। ये आज की डेट में लेटेस्ट टूल है। इसने हमारी स्टोरेज कॉस्ट को समाप्त किया है। किसे समाप्त किया है? स्टोरेज कॉस्ट को बिल्कुल रिमूव कर दिया। क्लियर है? क्यों ऐसा होता है यार, बाहर के देशों के प्रोडक्ट सस्ते पड़ रहा है, जबकि इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, यस और नो? हमारा प्रोडक्ट हमारे खुद के देश में क्या हो रहा है, महंगा पड़ रहा है। बोलो हाँ या ना? एक छोटी सी उदाहरण देता हूं, हैंड फ्री पोर्ट्स, बर्ड्स, कौन से यूज कर रहे हैं हम? बोलो। बोट। ये एक कंपनी है, चाइना के 100 रुपए में आ जाते हैं, और अच्छे 2-3-4 महीने चल जाते हैं। मैं कोई चाइना को सपोर्ट नहीं कर रहा, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे अपने देश में वो अपना माल हमें बेच जाता है। अरे बोलो यस और नो? मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं, मैंने लाइफ फेस की। अभी बीच में बरसात हो रही थी, मैंने यार एक छाता ले लूं, क्लियर? वो छाता मेरा टूट गया था। अब मैं शॉप पे गया, उसने कहा ये इंडिया ने 350 रुपए का, ये चाइना का है 200 रुपए का। अब बताइए, हमारे अपना वो 350 रुपए में दे रहा है शॉपकीपर, और चाइना वाला वो इतना सा हो जाता है छाता। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, क्लियर? कैसे ऐसा क्या करा उन लोगों ने कि उनका प्रोडक्ट
हमारे देश में, जो कि हम मैन्युफैक्चरर है, हमसे भी सस्ते रेटों में आ रहा है। आपको जायज पता होगा आईफोन की सारी असेंबली कहाँ होती है? चाइना में। यू मस्ट बी नोइंग दैट। अब पूरा लिखता है वो मेड इन चाइना। क्लियर? तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने चाहे वो चाइना हो, जापान हो या दूसरे देशों ने, चाहे जापान ने एक सिस्टम निकाला कनबन सिस्टम, आपने नहीं सुना होगा, ये सब फाइनल की एडवांस टेक्निक्स है, जो आप सीखेंगे नो डाउट। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने अपनी कॉस्ट को क्या करा है? मिनिमाइज करा है। वो क्या टूल्स यूज किए गए हैं, किस तरह से उन्होंने ऐसा किया, ये सब फाइनल में रखा गया है। जैसे मैंने एग्जांपल ही जस्ट इन टाइम, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, क्लियर है, बैक फ्लश अकाउंटिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, बड़ी सारी नई चीजें हैं जो बहुत एडवांस टेक्निक्स है, जो आज हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो वो पूरा का पूरा रियलिस्टिक कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने की कोशिश की है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आती है? यस और नो? और आप अगर जानते हैं तो सीए फाइनल में से कॉस्ट अकाउंटिंग हटा दी गई, उन्होंने हटा ही दिया, वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई पेपर नहीं है। उन्होंने कहा ये एरिया किसका है? सीएमए का, हम लोगों का। क्लियर? तो उन्होंने अपने सिलेबस से हटा दिया जो लेटेस्ट आया। उन्होंने कहा जिस रास्ते पे जाना नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। यस और नो? क्लियर? तो इसीलिए अब हमारे लिए पेपर और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमसे ज्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग पूरे भारत में कोई नहीं जानता। जो नए बच्चे जो सीए पास करेंगे दे डोंट नो। क्लियर? क्योंकि वहां पर ये पेपर ही हटा दिया। पहले था पुराने सिलेबस में सीए के, लेटेस्ट में हटा दिया। चलिए, तो मैं बस एक आइडिया ये देना चाहता हूं आपको कि अब ये जो पेपर आया है ये बहुत ही रियलिस्टिक पेपर बनाया है इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि लेटेस्ट सारी डेवलपमेंट इसमें रखी गई है। अच्छा, जब हम थोड़ा और एडवांस लेवल पर जाते हैं ना गाइस, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ लिमिट्स हैं, कुछ सीमाएं हैं, उससे आगे वो हमारा साथ छोड़ देती है। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं? कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है। किसकी? मैथ्स, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स। क्लियर है? जैसे मैं उदाहरण दूं, थोड़ा सा आपको मैं इंटर में ले चलता हूं। आपने इंटर में चैप्टर पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, याद है? उसमें एक टॉपिक पढ़ा होगा की फैक्टर। की फैक्टर, किसी चीज की शॉर्टेज हो जाए उसे क्या बोलते हैं? की फैक्टर बोलते हैं। हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैक्सिमम 2 की फैक्टर तक हैंडल कर सकती है। कितने? 2। अगर 2 से ऊपर की फैक्टर आ जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग हाथ खड़े कर देती है, अब मेरे बस का नहीं है इसे सॉल्व करना। क्लियर है? तो फिर उसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती? हम उन्हें सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं? हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस फाइनल के पेपर में उन्होंने 60% कॉस्ट का पोर्शन रखा है और 40% पोर्शन रखा है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसको हम आज के बाद नाम देंगे ओआर। क्या नाम देंगे? ऑपरेशन रिसर्च। ये वही है जो तुमने ओएमएसएम में पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा सा। वहां थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, यहां ज्यादा पढ़ना है। वहां इजी प्रॉब्लम्स आती थी, यहां डिफिकल्ट आएंगी, कॉम्प्लिकेटेड आएंगी। तो ये पोर्शन रखा गया है किसमें? 40 में। इसके अलावा कुछ नए एडवांस टॉपिक ऐड किए गए। जैसे आपने ओएमएसएम में क्या क्या पढ़ा था मैं बता दूं। ट्रांसपोर्टेशन याद आएगा, असाइनमेंट, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन, पर्ट सीपीएम, ये यहां पर भी है, फाइनल में भी है विद एडवांस प्रॉब्लम। लेट मी टेल यू, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि पढ़ रखा है हमें आता है ऑलरेडी। यहां प्रॉब्लम कैसी होंगी? एडवांस। यहां पर ऐड किया गया है गेम्स थ्योरी, जो आपने पहले नहीं पढ़ा। यहां ऐड किया गया मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशंस, यू अंडरस्टैंड मी। यहां ऐड किया गया बिजनेस डेटा एनालिटिक्स थोड़ा सा। तो ये है, कितने पार्ट्स में रखा गया है ये? 40। तो यानी हमारा कॉस्ट का पेपर 2 पार्ट में है। तो एज यू कैन सी, जो कि आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, दिस सेक्शन ए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ये रखा गया है 60 मार्क्स में आउट ऑफ 100। 60% का मतलब क्या होता है? 60 मार्क्स। एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर डिसीजन मेकिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओआर। व्हाट इज ओआर? ऑपरेशन रिसर्च। ये रखा गया है किसमें? 40 मार्क्स में। ठीक है, इसमें 5 चैप्टर है।
और इसके अंदर टोटल 15 चैप्टर है। तो गाइस सिलेबस इज टू मच, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग। हमने OMSM में सीखा, लेकिन सिंप्लेक्स नहीं सीखा होगा। सिंप्लेक्स टेबल जो कि मेन है, ठीक है, वो यहाँ पर है। ट्रांसपोर्टेशन एडवांस प्रॉब्लम असाइनमेंट, ये गेम्स थ्योरी आपने पहले नहीं पढ़ा, ये पढ़ा है लर्निंग कर्व विद एडवांस प्रॉब्लम्स, मैक्सिमा मिनिमा, टाइम सीरीज रिग्रेशन एनालिसिस, ये स्टैटिस्टिकल चीजें डाली गई हैं। एंड लास्ट इज व्हाट, डेटा टूल्स। बोलो क्लियर है? तो ये एडवांस वर्जन है इसका, जो कि बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है। तो आई थिंक यू आर गुड एट मैथ्स। हाँ, इंटर पास कर लिया यार, थोड़ा बहुत तो आता ही है। आप थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। चलिए, अब इसके अंदर जो पहला पार्ट रखा है उन्होंने, वो रखा है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का। किसका भाई? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है जी। इसको इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है। मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ये पूरी की पूरी क्या है? थ्योरी। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगी? थ्योरी थ्योरी आएगी, ठीक है गाइस। फिर क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, क्या है? क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, ये कैसे होता है? क्वालिटी कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? इसके अंदर हम दो पार्ट करते हैं, क्लियर है? हम ये कहते हैं वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन कर रही हैं, और वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो वैल्यू एडिशन नहीं कर रही। तो वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज को इंक्रीज करना और जो नॉन वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज है उन्हें रिमूव करना, बस ये कहलाता है क्या? क्वालिटी कंट्रोल। और इस तरह से ये काम करना कि हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को मैक्सिमम फुलेस्ट यूटिलाइजेशन तक क्या कर सके? उसे यूज कर सके। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, इसके अंदर आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ठीक है जी। देन वी हैव एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, ABC। अभी तक आपने पढ़ा होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, 22 वालों ने पढ़ा है, 16 वालों ने नहीं पढ़ा होगा, क्लियर? तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है? साथ में एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम, जो मैं आपसे बात कर रहा था, यस और नो। उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जिसमें स्टैंडर्ड बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में, एक भयंकर रूप है स्टैंडर्ड का, क्लियर है? वेरियंस एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, इसमें सारी मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाती है। ना सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग बल्कि रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग इज द एडवांस फॉर्म ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। और फिर आता है, ठीक है जी, मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, राइट? ये इसके अंदर एडवांस कॉन्सेप्ट इन्होंने रखे गए हैं, ठीक है। ये तो ये बुक्स बता रहा है किस किस की बुक लेनी है। यार इतनी सारी बुक कौन लेता है भाई? हर टॉपिक पे नई बुक है, कौन लेगा? यस और नो? आपको कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ से बुक मिलेगी जो आपका पूरा पेपर क्लियर करा देगी। मैं अपनी बुक के अंदर 3 चीजें रखता हूं हमेशा, वो आपको मिलेंगी। क्या क्या होगा? सबसे पहले पूरा स्टडी मॉड्यूल, पूरा क्या गाइस? स्टडी मॉड्यूल। आपको नहीं करना, पूरा मॉड्यूल मैं खुद करा दूं आपको सॉल्व। दूसरा स्कैनर। क्या भाई? SCM का पेपर कोई 22 से थोड़ी आया, ये तो 2012 से चला आ रहा है लगातार, यस और नो? बस नाम बदलते रहते हैं उसका। तो 12 से लेके 22 तक जितने भी सवाल आए अभी तक वो सारे होंगे। तीसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस, क्लियर है? जिसमें CA हो गया मेन, वो हमारा मेन कंपटीशन है। सर अभी तो आपने कहा CA में से हटा दिया, तो नए सिलेबस में हटाया है ना, पहले वाले सवाल तो अभी भी है, तो वहां से कुछ अच्छे अच्छे सवाल। मेरी बात क्लियर है? मतलब ओवरऑल हम इस पेपर को 3 वे में तैयार करेंगे। सबसे पहला इंस्टीट्यूट के सवाल करने ये जरूरी है, प्रायोरिटी पर है। इससे हमें फील मिलेगा कि इसकी तरह या इस जैसा सवाल हमारे एग्जाम में आएगा, इस इंटेंसिटी वाला आएगा, इतना उसमें टिपिकलिटी का लेवल होगा, क्लियर है? तो ये हमें मॉड्यूल बताएगा जो हम कवर करेंगे। दूसरा स्कैनर, एज यू गाइस नो, स्कैनर हम सब जानते हैं। और तीसरा ये कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होते हैं, राइट? तो इस तरह से हम कवर करेंगे। तो जैसे मॉड्यूल 1 था, अब थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इसमें ये नया टॉपिक है वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग,
सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्लियर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं। प्योर व्हाट थ्योरी, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला, यू अंडरस्टैंड। दूसरा आता है सर क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, इसमें दोनों चीजें आती हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टीक्यूएम। क्या बोलते हैं? ये पूरा न्यूमेरिकल है, बाकी ये सारे टॉपिक इसके थ्योरी है, सिर्फ एक टॉपिक न्यूमेरिकल है, कौन सा? टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसमें बस ये डिसाइड करना होता है गाइस कि जो वैल्यू एडिड एक्टिविटीज है उनको कैसे ऐड करें, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को कैसे आइडेंटिफाई करें और किस तरह से उन्हें हम बाद में रिमूव करें। एडवांस टॉपिक से, नए टॉपिक से आपने पहले नहीं पढ़ रखे। सिक्स सिग्मा हो गया, लीन अकाउंटिंग हो गई, ये प्योर थ्योरी है, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। ठीक है गाइस, चलिए अब डिसीजन मेकिंग टूल, जैसे मैं कह रहा था ये बहुत बड़ा स्टडी नोट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें। पहला वही है अल्टरनेटिव चॉइसेस, यानी कि मार्जिनल। मार्जिनल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इवन ग्रुप 4 में भी मार्जिनल की एप्लीकेशन है, यू अंडरस्टैंड मी। वहां पर भी आप पढ़ते हो टॉपिक्स, तो मर्जर है, एक्विजिशन है, वहां भी मार्जिनल यूज होता है, क्लियर। प्राइसिंग डिसीजन इन स्ट्रेटेजीज, ये नया टॉपिक है, पहले नहीं था ये 16 सिलेबस में ना 22 सिलेबस में, ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है कि प्राइसिंग डिसीजन स्ट्रेटेजीज क्या होती है। ट्रांसफर प्राइस हम सब जानते हैं, कम ऑन, वहां बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स आती थी इंटर में, यहां प्रॉब्लम एडवांस। देखो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, चैप्टर का नाम वही है लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ है, तो ये गलत फहमी मत करना कि वही फाउंडेशन वाला या इंटर वाला मुझे आता है। प्रॉब्लम्स काफी एडवांस्ड है, फिर उसमें कुछ नई टेक्निक्स भी ऐड है जो इंटर में नहीं होती थी, टू बी वेरी क्लियर गाइस। ठीक है जी, रेलेवेंट कॉस्ट, ये एडवांस वर्जन है मार्जिनल कॉस्टिंग का। रेलेवेंट कॉस्टिंग ये आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ी, क्लियर, जो हम यहां सीखेंगे, कंफर्म क्वेश्चन आता है। देन टारगेट कॉस्टिंग, नया टॉपिक है, हमें नहीं पहले नहीं पढ़ा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एसिड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये इस बार ऐड हुआ है 22 के सिलेबस में, ये पहले नहीं था। एंड डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी अप्रोच, ये भी पहले नहीं होता था, ना 16 में था ना ये 12 में था, ये टॉपिक अभी ऐड हुआ है 22 के सिलेबस में, यू अंडरस्टैंड मी गाइस। तो ये हमारा जो मॉड्यूल 3 है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, क्लियर। मतलब मैं ये कह सकता हूं ये मेन है, इसके बाद जो हमारा एबीसी है ये थर्ड मेन टॉपिक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, इसमें डिटेल में सीखेंगे, बहुत आसान है, ये बहुत आसान टॉपिक है, राइट। चलिए, ये इसके अंदर ये एडवांस प्रॉब्लम्स है जो आपने पहले नहीं पढ़ रखी, जस्ट इन टाइम, थ्रूपुट अकाउंटिंग, बैक फ्लश अकाउंटिंग और बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग ये थ्योरी आता है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वो आमतौर पर नहीं बनाता। आर यू गाइस गेटिंग मी? फिर आता है हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो क्या है? वेरिएंस एनालिसिस। ये आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसके अंदर बहुत एडवांस प्रॉब्लम्स आएंगी, मर्ज क्वेश्चन आएगा, रिकॉन्सिलिएशन आपने पहले शायद करा होगा या नहीं, ठीक है जी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, क्लियर है, बैलेंस स्कोर कार्ड बनाना, क्लियर, मार्केट वेरिएंसेस निकालना जो आज से पहले कभी नहीं थे। भाई नेचुरल सी बात है यार, फाइनल में रखेगा सारा इंटर में थोड़ी बढ़ा देगा, यस और नो। तो ये एडवांस चीज है, बहुत एडवांस है। मतलब मैं इसको ऐसे बोल दूं, अगर आप मुझसे पूछे, इफ यू टेक माय ओपिनियन, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे मार्जिनल हो, इन्होंने क्या करा है, डबल मेहनत करवा रहा है हमसे। मतलब ये कहते हैं बेसिक से एडवांस सारा सीखो फिर से। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब बेसिक फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। और यार फैक्ट भी है, बिना बेसिक के हो गई नहीं। और अब वैसे भी हम स्टूडेंट हो या कोई भी हो, एग्जाम पास करके तो भूल जाते हैं, है या नहीं है? और यह नेचुरल सी बात है। अब हमने स्टैंडर्ड पढ़ा है, मैं अभी पूछ लूं बताओ लेबर आइडल वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सर अब कहाँ याद है? सच है, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि आपको अब भी सब कुछ टिप्स पे होगा, हो ही नहीं सकता। तभी तो इंस्टीट्यूट कह रहा है बेसिक से फिर पढ़ो, और इस बार पूरा एडवांस, इससे आगे होता ही नहीं, फाइनल के आगे कुछ है ही नहीं।
इंडिया में तो नहीं है। फिर और पढ़ना है तो भाई आप बाहर के देशों में चले जाना, हमारे यहाँ तो ये क्या है, ये लास्ट है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकेंड इंपॉर्टेंट। पहला वो डिसीजन मेकिंग वाला, दूसरा ये, तीसरे पे ये सब आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए बाकी ये सब मैंने डिस्कस कर ही लिया कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसमें मेथड्स भी रखे गए, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक के मेथड्स। ग्राफिकल मेथड होता है, सिंप्लेक्स टेबल होती है जिसको हम डुअलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर इसमें स्पेशल केसेस ऐड किए गए हैं जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। ट्रांसपोर्टेशन विद एडवांस प्रॉब्लम है। इंट्रोडक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सारे किसके पार्ट होते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग का ही ये सब पार्ट होता है। स्पेशल केसेस क्या होते हैं? जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट एक छोटा सा वही कॉम्पैक्ट सा चैप्टर है। क्लियर है? इसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी एडवांस रखी गई है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम है। जैसे मैंने कहा ये नया टॉपिक आया है, गेम्स थ्योरी। आज से पहले हमने सीएमए में कभी नहीं पढ़ा है, ना फाउंडेशन में ना इंटर में। जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि गेम थ्योरी बेसिकली होता क्या है, किस तरह से ये गेम थ्योरी डेवलप की गई है और क्या आज की सिनेरियो में इसकी एप्लीकेशंस होती है। राइट? सिमुलेशन सेम है, रियल लाइफ सिचुएशन को अनरियलिस्टिक सिचुएशन में कन्वर्ट करना, वही सिमुलेशन है। क्लियर है? इसमें वही दो स्टेटमेंट बनती हैं अगर आपको याद है, स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर एंड स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डेटा। फिर वही बात मैं बोलूंगा विद एडवांस प्रॉब्लम। हमारे सिलेबस में बहुत सारा सिमुलेशन मॉडल्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है, मोंटी कार्लो सिमुलेशन। कौन सा पढ़ना है गाइस? मोंटी कार्लो सिमुलेशन। राइट? देन वी गॉट, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट सीपीएम। याद है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। उसमें ऐसे ही नेटवर्क बनाते थे, ए और बी स्टार्टेड टुगेदर। याद आ गया? ठीक है जी। फिर वेरिएंस निकालते थे, जेड टेबल निकालते थे, तो ये सब उसमें इंक्लूड है, सब कुछ आएगा इसके अंदर। देखो कितना डिटेल दिया है, कितनी डिटेल दी है, प्रोबेबिलिटी भी डाल दी इसके अंदर, क्रैशिंग भी आ गया, एंड सो मच डिटेल। राइट? देन लर्निंग कर्व। ठीक है भाई, लर्निंग कर्व का जो हमारे यहाँ मॉडल आएगा वो मोस्टली मैथमेटिकल मॉडल होगा। कौन सा मॉडल होगा? वैसे तो हमने इंटर में इतना करा के छोड़ देते हैं कि अगर डबल में यूनिट हो रही हो तो पिछले का 80% 90% लगता है। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि भूल भाल गए हो? मतलब अगर मैं 2 यूनिट बना रहा हूँ, फिर 4 बना रहा हूँ, फिर 8 बना रहा हूँ, फिर 16 बना रहा हूँ, तो लर्निंग रेशियो अगर 80% है तो पहले में जो टाइम लगा था अगले में उसका 80 लगेगा। यस और नो? फिर अगले में उसका 80। अगर लर्निंग रेशियो 90% है तो फिर अगले में उसका 90 एंड सो ऑन। ठीक है जी? तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएंगी बेसिकली वो आएंगी मैथमेटिकल फॉर्मूले वाली, y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू द पावर b। राइट? सर कहाँ याद है? फिर लॉग लेना, एंटी लॉग लेना एंड ऑल दैट। चलो कोई नहीं, सीखेंगे। ये नया टॉपिक है गाइस, आज से पहले हमने नहीं पढ़ा मैक्सिमा एंड मिनिमा, किस कब मैक्सिमा मिलता है हमें, कब मिनिमा। ये बेसिकली मैथमेटिकल बेस्ड है। कैसा है ये? मैथमेटिकल बेस्ड। चलिए उसके बाद ये आ गया बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल, टाइम सीरीज और रिग्रेशन। ये हमने स्टैट्स में पढ़ा था। यहां पर जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड आएंगी। कैसी आएंगी? कि रिग्रेशन लाइन कैसे बनती है, टाइम सीरीज कितने प्रकार के होते हैं एंड ऑल दैट, क्वालिटेटिव मेथड्स क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है, ये सब पढ़ने हैं हमें। और ये थ्योरी पार्ट है पूरा का पूरा। क्या है ये? थ्योरी। ये आपके 2022 वाले सिलेबस वाले स्टूडेंट पढ़ के आए होंगे। बीडीए एफएम में था 20 मार्क्स का, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। महाबोर था मैं आपको सच बताऊं तो। था कि नहीं था? सिर्फ थ्योरी है यार। डेटा कितनी प्रकार का होता है, डाटा क्लीनिंग क्या होती है, डाटा वैलिडेशन क्या होता है, डेटा वैलिडेशन के कितने टूल्स होते हैं, हाँ विजुअलाइजेशन किसे कहते हैं, कैसे डेटा को क्लीन किया जाता है, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज,
इन सब में क्या होता है, स्टेप्स, टाइप ऑफ डेटा, टूल फॉर डेटा। तो इस इन 3 में उन्होंने पूरा चैप्टर हमारा कवर अप कर दिया। तो गाइस ये था हमारा सिलेबस जिससे हमने गो थ्रू करा। समझ में आया? क्लियर? क्वेश्चन पेपर वही होता है बिल्कुल, 8 क्वेश्चन टोटल आते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, क्या है? जो कि होगा एमसीक्यूज। 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स, 30 नंबर का। पहले फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स आते थे, अब सब हटा दिए। अब फ्लैट एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यू समझते हैं ना, एवरी क्वेश्चन फॉलोड बाय 4 ऑप्शन, तो यू हैव टू पिक अप द राइट वन। ठीक है जी। और ये पूरे सिलेबस में ऐसे आता है, हर स्टूडेंट को कंपलसरली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। जो हमें 30 देगा, कितने आ जाएंगे? 30 में से 30। चलो सोचेंगे अभी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है एंड इट कवर द इंटायर सिलेबस। अब बचे कितने क्वेश्चन? 7। 7 में से कोई से 5 करने हैं। 2 क्वेश्चन आप अपनी इच्छा अनुसार छोड़ सकते हो, चॉइस इज योर्स, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल चॉइस। राइट एवरीबॉडी? और ये जो 5 क्वेश्चन आएंगे ये भी पार्ट बना होगा, ए बी सी, ए या बी। क्लियर है? इस तरह के उसके पार्ट बना देगा। हर प्रैक्टिकल के साथ एक थ्योरी भी होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अभी तक देखा गया है, अभी तक, क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी भी ट्रेंड बदल देता है, कि तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन ये फुल क्या था? न्यूमेरिकल था। इसमें इवन थ्योरी का एक पार्ट भी नहीं था। बोलो क्लियर? बट मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, दे चेंज। हाँ ये बात फैक्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है हमारे सारे स्टूडेंट ये छोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्योर थ्योरी है। हम न्यूमेरिकल पे इतनी मेहनत करेंगे गाइस कि हम खुद ही इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गई हो? तो गाइस ये हमारा पूरा सिलेबस था, क्वेश्चन पेपर था। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर से वही बात, सिलेबस ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर स्टूडेंट को बेसिक से एडवांस तक जाना है। क्लियर है? कभी आप ये मत सोचना सर बेसिक करा रहा हूं मैं तो बोर हो रहा हूं। यस और नो? कि कई बार क्वेश्चन किस पे आ जाता है? बेसिक पे। कई बार आता ही नहीं। मुझे याद है 2016 सिलेबस में मैंने स्टैंडर्ड पे तकरीबन 10 क्लास लगाई। स्टैंडर्ड पे डिजर्व भी करता, फाइनल की बात कर रहा हूँ, एससीएम में ही। जानते हो सिर्फ 2 मार्क्स का पूछा स्टैंडर्ड, वो भी थ्योरी, सिर्फ 2 मार्क्स का एमसीक्यू। क्लियर? जबकि आई गेव अराउंड 10 क्लासेस ऑन स्टैंडर्ड सॉल्विंग सच अ टिपिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। क्लियर? और आया कितना? 2 मार्क्स। मुझे आज भी याद है वो। ठीक है? तो ये भी करता है इंस्टीट्यूट। क्लियर है? उन्होंने सिलेबस दे दिया, इससे पूछेंगे। अब ये जरूरी थोड़ी है कि सारे ही पूछेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो सिर्फ 2 मार्क्स में था स्टैंडर्ड के, जहां पर वेरियस निकालते हैं उस कॉस्टिंग मेथड को क्या कहते हैं, बस। तो लाइक दिस इट हैपेंस। क्लियर है? अब सुनिए, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। यहां तक कोई क्वेश्चन है गाइस? एनी क्वेश्चन? मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है? तो अब मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम बहुत दिमाग खराब करने वाली है। मैं आपको बता दूं कैसे एग्जाम्स आएंगे। स्टोरी टाइप, जिसको हम बोलते हैं केस स्टडी टाइप। कैसे? तभी तो वो आपको स्ट्रेटेजीज बनवाएगा आपसे कि ये प्रॉब्लम है भैया, अब आप बताओ इसको सॉल्व करने में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, या ये हमने कर लिया, आप बताओ आगे अब क्या हो सकता है। ठीक है? न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। यू अंडरस्टैंड मी? तो उसके लिए हम तैयारी बढ़िया करके करेंगे। मेरी प्राथमिकता 2 ही है, सबसे पहले मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है और स्कैनर। और मैं आपको बता दूं एक हमारे साथ एक बेनिफिट है कि फाइनल का जो पेपर होता है ना, वहां पर ना चॉइसेस थोड़ी लिमिटेड है ना, तो ज्यादातर पेपर आउट ऑफ मॉड्यूल होता है। मेरी बात समझ रहे हो? इंटर में तो उसके पास बड़ी ऑप्शन है, कहां कहां से क्वेश्चन लाके डाल देता है। बट फाइनल में जो मैंने ऑब्जर्व करा है अभी तक, 2012 गया, 16 गया, 22 के 4 अटेम्प्ट गए, तो ज्यादातर पेपर आउट ऑफ मॉड्यूल के ट्रैक पर होता है। मतलब जिस वैरायटी का सम उसने किस पे दिया है, मॉड्यूल में, ऑलमोस्ट वैसा उसके जैसा वो कहां दे देता है, एग्जाम में। तो ये इसको बात को आपको समझना है कि मॉड्यूल हमारी प्राथमिकता है।
उसे तो जरूर हमें पूरा करना है। सेकंड स्कैनर, सेकंड स्कैनर। या अगर आप ये दो भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो इस पेपर में गाइस 80+ स्कोर करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आज की डेट में ये पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? न्यूमेरिकल बेस्ड। और एक नया ट्रेंड और चला दिया इन्होंने मार्किंग कम कर दी ताकि सारा सिलेबस कवर कर सके। जितने भी न्यूमेरिकल चैप्टर्स है ना, मान के चलो ये सारे के सारे तो आए नहीं आने हैं। तो बस ये मेरी स्ट्रेटेजीज है, इसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। चलिए, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब क्योंकि बैच चलेगा तो अब एक एक टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है, राइट? दूसरी बात, सीक्वेंस में चलो, सीक्वेंस में चलो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। और नहीं यार, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। अरे बोलो हाँ या ना, बोर हो जाओगे। तो मैं मिक्स करके चलूंगा। सिलेबस पूरा करेंगे तो वेटेज की समस्या ही खत्म हो गई। कभी ओआर में से कोई चैप्टर उठा लिया, कभी स्ट्रेटेजी कॉस्ट में से, चलेगा ना, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि हर चैप्टर क्या है? इंडिपेंडेंट है। कैसा है? किसी भी चैप्टर का किसी से कोई लिंक आपस में है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो मैं पहले ओआर का एक चैप्टर कराऊंगा, मैथमेटिकल, ताकि हमारा माइंड थोड़ा शार्प हो। मैं फिर से कह रहा हूं, बेसिक से एडवांस तक सारा है। तो कल को आपको फील हो जा रही है तो बेसिक है, बोर मत हो जाना। मेरी बात समझ में आ रही है? ये फीलिंग आएगी इसमें, क्या रही तो मुझे आता है, तो इसे और अच्छे से सीखना ताकि फिर आप एडवांस प्रॉब्लम्स कर पाओ। ठीक है गाइस, चलो शुरू करते हैं। एक बड़ा चैप्टर उठाते हैं। कौन सा चैप्टर? थोड़ा सा बड़ा, जिसमें टाइम लगता है करने में। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ। पहला चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा चैप्टर लेते हैं गाइस? ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक कंफर्म क्वेश्चन आएगा, पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर है। ठीक है, और ये पार्ट है किसका? ओआर का, ऑपरेशन रिसर्च, जिसको उसने क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोला है। क्या बोला है? क्वांटिटेटिव टेक्निक इन डिसीजन मेकिंग। उसमें टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, चलिए, अब प्रश्न उठता है, सर ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? राइट, आपको पता है? नहीं पता तो जानेंगे। हर एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। कौन सी कंपनीज है? दे आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। चलो सर, समझ में आ गया। क्या ऐसा संभव है कि इधर प्रोडक्ट बना, इधर वो बिक गया, लाइक अ हॉट केक? लोग लाइन लगा के खड़े हैं, अरे जल्दी प्रोडक्ट बनाओ, हमें देर हो रही है, हमें खरीदना है। ऐसा होता है क्या? कम ऑन, ऐसे नहीं होता ना? इतना ऑब्जर्व करा है आपने? ठीक है जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जब आईफोन नया नया लॉन्च होता है तो लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। वो भी सिर्फ 1 या 2 दिन 3 दिन की कहानी होती है, उसके बाद नॉर्मल हर चीज अवेलेबल है। बस वो लोगों में एक वो होता है, जल्दी से नया फोन ले और रील पोस्ट करे कि आई गॉट द फर्स्ट आईफोन, आई ग्रैब द फर्स्ट वन, आई एम द फर्स्ट वन हु ग्रैब द आईफोन, है ना? हाँ, स्पेशली उसमें ज्यादातर EMI वाले होते हैं। क्लियर? क्योंकि इकट्ठा 2 लाख रुपए लेना, 180 170 चल रहा है आई थिंक, है ना? इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो प्रॉब्लम ये है हमारे सामने कि अगर थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें, तो कंपनी एज पर द डिमांड प्रोडक्ट बनाती रहती है। क्लियर है? प्रोडक्ट धीरे धीरे बिकता भी रहता है। बनाने के बाद वो क्या करते हैं? सर उसे गोडाउन में रख देते हैं। यस और नो? फिर वहां से वो मार्केट में जाता है। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि जहां फैक्ट्री हो वहीं पड़ोस में गोडाउन भी होना चाहिए? पॉसिबिलिटी है, पर होता है ऐसा क्या? ऐसा नहीं होता यार, बड़ी सारी रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। यस और नो? तो एक प्रॉब्लम अक्सर एक कॉस्ट कंपनी बियर करती है, वो होती है कि सर ये है मेरी फैक्ट्री, यहां से गुड्स बनकर मुझे गोडाउन में पहुंचानी है। बोलो क्लियर है?
तो इस पर डेफिनेटली एक कॉस्ट आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बोलो यस और नो। आप जान लो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी कॉस्ट है जो किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन ला भी सकती है और इन्फ्लेशन हटा भी सकती है। राइट आपने इतना ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ही पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों होते हैं? एग्जैक्टली जब जब पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है तब तब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। बोलो यस और नो। ये मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया आपको। एम आई राइट और रॉन्ग? स्पेशली उन स्टेट्स में जहां कुछ नहीं होता, जैसे दिल्ली है, दिल्ली का अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सारे फ्रूट, सारी सब्जियां, सारी खाने की आइटम दूसरी स्टेट से आती है। अरे यस और नो? किसके थ्रू? आप देखो 7 बजे के बाद दिल्ली बॉर्डर खुलता है, सारे ट्रक अलाउड होते हैं, भर भर के लॉरीज आ रही हैं। तो अगर आप इनके प्राइस बढ़ाओगे तो चीजें हमें महंगी मिलेंगी, नेचुरल सी बात है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हमें बियर करनी ही करनी है। मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूं, कैन यू अवॉइड दिस? कम ऑन, क्या ये अवॉइड हो सकती है? सर नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि जहां आपकी फैक्ट्री है बिल्कुल पड़ोस में ही आपका गोडाउन है और पड़ोस में ही आपकी मार्केट है। बोलो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता यार। सिचुएशन कभी भी फीजेबल हर जगह नहीं होती। क्लियर और नॉट? दूसरी बात, क्या हमारे गोडाउन इतने बड़े हैं कि सारा माल उसमें आ सके? क्लियर? आपको पता होना चाहिए, भारत में अपने देश की बात करूं तो यहां तो गोडाउन स्टोरेज एक समस्या है। अभी आपने डीटी पढ़ा, क्लियर है? पीजीबीपी याद होगा थोड़ा सा। भारत सरकार कहती है कोल्ड चेन फैसिलिटी खोली है। बोलते नहीं बोलती पीजीबीपी में? कोल्ड चेन फैसिलिटी क्या है? स्टोरेज। जितना बिजनेस करोगे 100% टैक्स फ्री, रिमेंबर? अरे यस और नो? क्यों कह रहा है हमारे यहाँ ऐसा कि यार स्टोरेज बढ़ाओ, ये हमारे देश में एक समस्या है। तभी तो इनकम टैक्स 100% छूट देने को क्या है, तैयार है। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड बिजनेसेस। क्या बोलते हैं? धीरे धीरे याद आ जाएगा, भूल गए होंगे अब। क्लियर है? तो अब प्रश्न उठता है, फैक्ट्री से गोडाउन में माल पहुंचाना है। बोलो क्लियर है? और इस तरह से पहुंचाना है कि फैक्ट्री का सारा माल गोडाउन में आ जाए। बोलो क्लियर है? तो किस तरह से मैं अरेंज करूं कि उस पर मेरी कॉस्ट भी क्या हो, मिनिमम हो। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन का इसी में डील करता है। कौन सी फैक्ट्री के गुड्स कौन से वेयर हाउस, कौन से गोडाउन में पहुंचाई जाए कि नंबर 1 फैक्ट्री का सारा माल गोडाउन में आ जाए। क्लियर? ऐसा ना हो कि एक गोडाउन ओवरलोडेड हो रहा है, एक खाली पड़ा है, एक फैक्ट्री का सारा माल आ गया, दूसरी फैक्ट्री का माल सड़क पे पड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हमारी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। बोलो यस और नो? क्योंकि जब आप गुड्स ट्रांसफर करोगे कॉस्ट तो आएगी ना। कैन यू सेव इट? नहीं, कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती, ये ध्यान रखना। कॉस्ट जीरो तब होती है जब आप उस काम को करना छोड़ देते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? आप अपने घर से हमारे सेंटर आओगे, ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा, चाहे भले ही अपनी स्कूटी अपनी कार से आओगे तो पेट्रोल से तो चलेगी ना। ये कॉस्ट कब जीरो होगी? जब आप आना छोड़ दो। अरे बोलो, तभी जीरो हो सकती है, वैसे तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये पूरा चैप्टर इसी में डील करता है। क्या यहाँ तक एक ओवरव्यू मिला? अब इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करें कि फैक्ट्री पूरी एग्जॉस्ट हो जाए, फैक्ट्री का सारा माल सारे गोडाउन में आ जाए। ऐसा ना हो कि फैक्ट्री में का माल एक गोडाउन में ओवरलोड है, दूसरा खाली है, या गोडाउन सारे भर गए लेकिन अभी भी कुछ माल पड़ा हुआ है सड़क पे। तो इस प्रॉब्लम्स को, इस तरह की प्रॉब्लम्स को जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। क्लियर? क्लियर? लिखिए पॉइंट नंबर 1। सारे नोट्स में लिखवाऊंगा, बस आप थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? चैप्टर का नाम लिखिए, क्या लिखिए? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम is a special kind of transportation problem is a
special kind of linear programming problem in which goods are transported from a set of source जहां पर प्रोडक्ट बना टू a set of destination to the set of destination comma subject to constraint of supply and demand subject to constraint of supply and demand such that the total cost of transportation is minimized हाँ जी, पहला पॉइंट समझ में आ गया बिल्कुल। तो ये एक तरह से इस तरह की प्रॉब्लम है जहां पर सोर्स, जहां पर हमने गुड्स मैन्युफैक्चर की, डेस्टिनेशन जहां उसे क्या करना है, हमें पहुंचाना है। अरे बोलो, क्लियर है? यस प्लीज। तो गाइस इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम सोर्स। सोर्स का मतलब है जहां पर हमने प्रोडक्ट को बनाया, और जहां प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री, और जहां पर हम उसे डेस्टाइन करेंगे, गोडाउन में जहां जमा कराएंगे, वेयर हाउस में, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन। और आमतौर पे डेस्टिनेशन बनाई जाती है मार्केट के क्लोज, यस और नो। फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं दूर, क्योंकि हमारे देश में क्या, हर देश में ये रेस्ट्रिक्शन है कि भाई पॉपुलेटेड एरिया के आसपास फैक्ट्रीज ना हो, यस और नो, क्लियर। तो अब गोडाउन कहां होने चाहिए, क्योंकि मार्केट जो होगी वो तो पॉपुलेटेड एरिया के बराबर में ही होगी। क्या पता चला पॉपुलेशन से 50 किलोमीटर दूर मार्केट है, कोई भी नहीं जाएगा उस मार्केट में, एग्री ना। तो इस वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हमें क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। बोलिए, बात समझ में आ रही है यहां तक? तो ट्रांसपोर्टेशन में यही है कि फैक्ट्री से गोडाउन तक माल पहुंचाना है ताकि कॉस्ट कम से कम आ जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, it is also sometime called Hitchcock problem, Hitchcock. It is sometime called Hitchcock problem, Hitchcock, because it was originally developed by F.L. Hitchcock in the year 1941, ठीक है जी, इन द ईयर। ये एमसीक्यू में थोड़ी सी हेल्प कर सकता है बस, राइट। तो गाइस इसको ओरिजिनली क्या बोलते हैं हम, हिचकॉक, क्योंकि इसको डेवलप्ड ही किया था मिस्टर एफ.एल. हिचकॉक ने। अब आपने देखा यार, कोई एक व्यक्ति डेवलप करता है, बाकी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उससे अलग अलग चीजें डेवलप्ड होती है। तो फिर 1942 में, 47 में इसमें बहुत सारी चीजें आई, हंगेरियन मेथड, ये सब डेवलप्ड हुए, जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ये दो पॉइंट एक एग्जांपल, एक इनसाइट देते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑल अबाउट। बोलो, यहां तक क्लियर है? कोई परेशानी? लिखिए पॉइंट नंबर 3, if we have different factories, if we have
different factories and different warehouses and different warehouses, comma, located at different places. If we have different factories and different warehouses located at different places, comma, we should develop a system. We should develop a system. We should develop a system which ensure that number one, the capacity of each factory exhaust number two, demand to be fulfilled by transferring particular units from particular factories to the warehouse and point number 3, the total cost of transportation should be minimized. And the total cost of transportation should be, come on, minimized. And the total cost of transportation should be minimized. क्लियर है? तो ये इसलिए ये प्रॉब्लम बनाई गई कि फैक्ट्रीज अलग लोकेशन पर है, वेयरहाउसेस अलग लोकेशन पर है. अब फैक्ट्री का माल वेयरहाउस में आना चाहिए इस तरह से कि फैक्ट्री में जितना भी माल बना, जितनी भी गुड्स बनी, वो सारी की सारी वेयरहाउस में पहुंच गई और हमारी कॉस्ट भी क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई. क्लियर है? तो कोई ऐसा सिस्टम बताओ. बोलो क्लियर है? अब आप पूछोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई सीधी सी बात है, फैक्ट्री 1 की गुड्स जो है वो वेयरहाउस 1 में पहुंचा दो, फैक्ट्री 2 वेयरहाउस 2 में, फैक्ट्री 3 वेयरहाउस 3 में. प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है फैक्ट्री 1 की गुड्स वेयरहाउस 1 में पहुंचाने पर कॉस्ट ज्यादा आ रही हो. अरे बोलो, जबकि अगर हम फैक्ट्री 1 की गुड्स वेयरहाउस 3 में पहुंचा दें तो कॉस्ट कम आ रही हो. एम आई राइट और रॉन्ग? हो सकता है फैक्ट्री 2 का माल इतना ज्यादा है कि वह वेयरहाउस 2 में पूरा जा ही ना पाए. उसके लिए हम कौन से डिसाइड करें कि 1 में पहुंचाए या 3 में पहुंचाए. बोलो क्लियर? तो ये सारी टेक्निक्स ही है, पूरी ट्रांसपोर्टेशन है. तो हमें इस बात को इंश्योर करना है कि फैक्ट्री का माल पूरा का पूरा वेयरहाउस में आ जाए, ऐसा कि कोई वेयरहाउस खाली ना हो. और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए. अगर आप कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहे तो यार सीधा सीधा पहुंचा दो ना. अरे बोलो. लेकिन हर जगह हम क्या करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को माइंड में रखते हैं. आप अपने घर से हमारे इंस्टीट्यूट में आए, कैब करके आए हो? नहीं ना सर, बहुत महंगा पड़ेगा, 500-600 कैब वाला ले लेगा. मेट्रो से क्यों ना आए, 40-50 का टिकट ले. तो बताना, हम कोई भी काम करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है कि नहीं होती? तो अगर मैं कॉस्ट को 1 मिनट के लिए हटा दूं तो फिर बचा क्या दुनिया में? कुछ भी नहीं. इज दैट क्लियर और नॉट? सारा झगड़ा ही किसी चीज का है, पैसे का तो झगड़ा है, कैसे उसे बचाया जाए, कैसे उसे बढ़ाया जाए. तो अगर आप 1 मिनट के लिए कॉस्ट को हटा दो तो यार कोई सी भी गुड्स किसी भी वेयरहाउस में पहुंचा दो. क्लियर? बट ऐसा करने पर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बुरी तरह से अफेक्ट होगा. इसीलिए एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता है
जो कॉस्ट को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। बोलो समझ में आ गया यहां तक? तो इस प्रॉब्लम का हल हमें देता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या देता है? इसी को बोलते हैं हिचकॉक मेथड। याद रहेगी बात? क्लियर? लिखिए पॉइंट नंबर 3 फोर्थ transportation problems technique, transportation problem technique should be applied, transportation problem technique should be applied where there is no relation, where there is no relation for 1:1 base, 1:1 base. There is no relation for 1:1 base. Full stop. In other words, when we have 1:1 base, then we should apply assignment, not transportation. In other words, when we have 1:1 base, then we should apply assignment, not transportation. अब गाइस बोर्ड पर देखिए, सर आप क्या कहना चाह रहे हो, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम कहते हैं 1:1 बेस, तो पहली बात दिमाग में फिट करिए, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है, ट्रांसपोर्टेशन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन, 4 ऑप्शन देगा, व्हेन देयर इज 1:1 बेस। जब 1:1 रिलेशन होता है ना, वहां ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगता, वहां लगता है असाइनमेंट। अब सर ये 1:1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है फैक्ट्री 1 की गुड्स केवल वेयरहाउस 1 में जाएगी और किसी में नहीं जा सकती। दूसरे शब्दों में, वेयरहाउस 1 केवल फैक्ट्री 1 की गुड्स रखेगा, वो किसी और फैक्ट्री की नहीं रख सकता। अगर ऐसा है तो 1:1 है, क्लियर? बट ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा नहीं होता। क्या कहना चाहता हूं मैं? फैक्ट्री 1 की गुड्स वेयरहाउस 1 में भी जा सकती है, 2 में भी और 3 में भी और तीनों में। अरे बोलो क्लियर है? सिमिलरली वेयरहाउस 2 में फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3, तीनों का सामान आ सकता है। बोलो क्लियर है? तो जब ये वाला रिलेशन है कि कोई सी भी वेयरहाउस में कोई भी फैक्ट्री की गुड्स जा सकती है, तो ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन हो जाए, क्या हो जाए? तो फिर असाइनमेंट। तो ये इतनी सी बात याद रहेगी। तो 1:1 बेस अप्लाई हो रहा है तो असाइनमेंट, नॉट ट्रांसपोर्टेशन। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। बोले क्लियर है यहां तक? चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए टेक्निक। क्या हेडिंग डालिए? टेक्निक। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट कवर करेंगे जल्दी से, मजा आएगा बहुत पढ़ने में। लिखिए ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है, क्लियर? इसको हमने नाम दिया टेक्निक्स। क्या नाम दिया? ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स have been analyzed, transportation techniques have been analyzed into two parts, number 1, इसको हम बोलते हैं number 1 बेसिक सॉल्यूशन, into two parts, number 1 basic solution, and number 2 test of test of optimality, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी। ठीक है जी। तो हमारे सिलेबस में ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं कि बेसिक भी और टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी। बोलो जी बात क्लियर है यहां तक? तो इन 2 पार्ट में हमें ये चैप्टर को स्टडी करना है और हमारा ये चैप्टर यहां पर आकर खत्म हो जाएगा विथ सम गुड प्रॉब्लम्स
एडवांस प्रॉब्लम्स। बोलो भाई, अभी तक क्लियर हो गया? एक बेसिक आइडिया मिला व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑल अबाउट, यस और नो? चलिए अब शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशंस लिखिए। बेसिक सॉल्यूशन हैज, बेसिक सॉल्यूशन हैज 3 methods. Basic solution has 3 methods. ठीक है जी। नंबर 1, लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट, LEAST. Basic solution has 3 methods. Come on everybody. Number 1 is known as least cost method. शॉर्ट में हम इसे बोल देते हैं LCM। क्या बोल देते हैं? यहां वो नहीं है मैथमेटिकल मीनिंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहां पर है लीस्ट कॉस्ट मेथड। नंबर 2, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, NWCM, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नंबर 3, इसको हम बोलते हैं पेनल्टी मेथड। क्या बोलते हैं गाइस इसको हम? पेनल्टी मेथड, या फिर इसको फेमसली जिस नाम से पुकारा जाता है वो है वोगल, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल, कम ऑन, अप्रोक्सीमेशन मेथड। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं वैम। आज के बाद ये शॉर्ट याद रखना। Even sometime question is used the short form कि give us the basic solution by using WAM। क्या आप WAM यूज कीजिए और हमें बेसिक सॉल्यूशन दे दीजिए। क्लियर है? ये 3 मेथड है जो गाइस हमें क्या देते हैं? बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है जी। पहले क्या था कि पहले इन बेसिक सॉल्यूशन को ही हम मेन सॉल्यूशन मान लिया करते थे और उसी के आधार पे जो डिसीजन आता था वो हम फॉलो करते थे। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ी, जैसे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई, तो रिसर्चर ने इस बात को ऑब्जर्व करा कि इन तीनों मेथड से जो सॉल्यूशन मिल रहा है, जो हमें मिनिमम कॉस्ट दे रहा है, क्लियर है, इस कॉस्ट को और ज्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है। इस कॉस्ट को और ज्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है। बोलो क्लियर? जैसे आपने पढ़ा होगा, शेक्सपियर ने कहा था देयर इज ऑलवेज चांस फॉर इंप्रूवमेंट। यस और नो? कोई भी चीज कभी भी कंप्लीट नहीं होती, आप उसे इंप्रूव कर सकते हो। जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं टेक्नोलॉजी, बोलो यस और नो? हर बार क्या हो रही है? इंप्रूव होती जा रही है, होती जा रही है। तो तब जाकर बाद में हमने मेथड डेवलप किया और उसको नाम दिया टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी। क्या नाम दिया? टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी। और कहा कि अब इस मेथड से जो निकल कर आ रहा है ये अल्टीमेट आंसर है, इससे ज्यादा कॉस्ट को और दबाया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल फाइनल है, दैट्स इट। तो इसलिए हमारे सिलेबस में दोनों रखे गए। अब वो आपका गुड लक, या तो वो आपसे सिर्फ बेसिक पूछ ले या एडवांस दोनों पूछ ले, या फिर आपको बेसिक खुद करके दे और आपसे बोले जी एडवांस आप करके दिखाओ। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। 1 बाय 1 इन तीनों मेथड को पहले हम समझेंगे और फिर इसके टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी पर आएंगे। आज अगर मैं रियल लाइफ स्टोरी बताऊं तो आज सबसे ज्यादा वोगल मेथड यूज होता है और हम कहते हैं ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड है। क्लियर है? ऊपर के 2 मेथड है बट वी आर नॉट सपोज टू यूज देम इन आवर प्रैक्टिकल सिचुएशंस। बोलो क्लियर है गाइस? चलिए हेडिंग डालिए पहला
लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड लिखिए स्टेप 1। अब देखो गाइस, हमने क्या करा है, हमने कुछ स्टेप डेवलप करे, बस वो मैं आपको स्टेप लिखवा दूंगा, आप उन्हें फॉलो कर लेना, एक अटेम्प्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल हमें इतना स्ट्रांग बनाना है कि वन शॉट में आंसर चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में अगर 2-2 बार सॉल्व करने लगे तो फिर तो हो गया पेपर। क्लियर? इंटर पास कर चुके हो, आपको पूरा आइडिया है पेपर कैसे होता है, यस और नो? तो इसीलिए इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एक अटेम्प्ट में हो। हम क्लास में मैक्सिमम सवाल सॉल्व करेंगे, होमवर्क भी देंगे जो आप सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे। नो डाउट जॉब में होंगे, हाँ मुश्किल है, बट थोड़ा सा अब अपने लिए टाइम तो कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा, राइट एवरीबॉडी? चलिए लिखिए स्टेप 1। हेडिंग कौन सी डाली आपने? उसमें लिखिए स्टेप 1, फर्स्ट एलोकेशन। फर्स्ट एलोकेशन, अभी लिखिए, सब एक्सप्लेन करूंगा क्या होगा। शुड बी मेड, फर्स्ट एलोकेशन should be made to the cell. First allocation should be made to the cell which has least cost. First allocation should be made to the cell which has least cost from the matrix, which has least cost from the matrix, full stop. Allocated quantity, full stop के बाद लिखेंगे allocated quantity should be the least quantity. Allocated quantity should be the least quantity from capacity and demand. Should be the least quantity from capacity and demand, full stop. कंटिन्यू करिए, फुल स्टॉप के बाद डिलीट, डिलीट द रो, ROW रो, डिलीट द रो or column, delete the row or column which exhaust, delete the row or column which exhaust. लिख लिया गाइस? पॉइंट नंबर 2, 3 या 2 जो भी है। रिपीट द प्रोसीजर, repeat the procedure for the balance matrix. Repeat the procedure for the balance matrix till all capacity, till all capacity and requirement exhaust, till all capacity and requirement exhaust. ठीक है भाई, लिख लिया? चलिए अब लिखने का काम खत्म, बोर्ड पर देखिए। अब गाइस सुनिए, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आएंगी ना, वो 2 तरह से आएंगी। एक, वो आपको मैट्रिक्स बना कर देगा, ये मैट्रिक्स रूप में होता है, मैं भी डिस्कस करूंगा, और आपसे बोलेगा आप बेसिक सॉल्यूशन निकालिए बाय यूजिंग दिस मेथड। गाइस एक आएगी वर्ड प्रॉब्लम, क्या आएगी? वर्ड प्रॉब्लम। फाइनल में वर्ड प्रॉब्लम आती है जिसमें पहले आपको मैट्रिक्स क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, और उसके बाद उसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो ये 2 तरह के सम आ सकते हैं। अब हमारी किस्मत अच्छी हुई तो वो मैट्रिक्स खुद बना के दे देगा, और खराब हुई तो पहले मैट्रिक्स तैयार करो, फिर उसे सॉल्व करो, एंड ऑल दैट।
बोलो जी क्लियर है? अब 2 मिनट के लिए सिर्फ समझेंगे। हम इसको इस तरह से लेते हैं गाइस, इसको हम लेते हैं F1, F2, F3। F मतलब फैक्ट्री, और यहां पर हम लेते हैं W1, W2, W3। इसको बोलते हैं वेयर हाउस। ये होती है मैट्रिक्स। अब इनके अंदर जो आता है उसे बोलते हैं सेल। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। यहां तक क्लियर है? उसके बाद यहां पर हम लेते हैं कैपेसिटी, और यहां पर हम लेते हैं डिमांड। ठीक है, इस तरह से हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अब सुनिए गाइस, ये जो कहलाता है ये हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। ऐसे चलेगी, 4 रन बनाओ, 4 रन ऐसे बनते, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रो। और ये जो चलता है ये वर्टिकल, इसे बोलते हैं कॉलम। याद रहेगी बात? तो दे आर कॉल्ड व्हाट, रो, हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल कॉलम। इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं दे आर कॉल्ड सेल। सेल। अच्छा, हमेशा पहले रो आती है फिर कॉलम आते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 3, कितनी रो हैं? 3। 1 2 3, कितने कॉलम है? 3 ही तो कॉलम है, 3 रो। तो इसको बोला जाता है 3x3 मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? 3x3 मैट्रिक्स। पहले रो फिर कॉलम। क्लियर? 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। C11 का मतलब होता है सेल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अरे बोलो क्लियर है? C12 सेकंड कॉलम, C13। अब मैं आपसे कहूं C32 ढूंढो, हाँ ये रही थर्ड रो, ये रहा कॉलम। आ गया समझ में? ऐसे इसको हम पढ़ेंगे, राइट? अब यहां पर हम लिखते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब यहां पर होता है फैक्ट्री 1 में कितना माल बनेगा। भाई हर फैक्ट्री की एक कैपेसिटी होती है ना गुड्स बनाने की, तो वो यहां पर आ जाएगी नंबर की फॉर्म में। फैक्ट्री 2 की कैपेसिटी, फैक्ट्री 3 की कैपेसिटी, राइट? समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं डिमांड, कि वेयरहाउस 1 में टोटल कितना माल स्टोर किया जा सकता है। अरे बोलो क्लियर? सिमिलरली वेयरहाउस 2 में कितना, और वेयरहाउस 3 में कितना। आमतौर पर अंडर जनरल क्वेश्चन कैपेसिटी एंड डिमांड मस्ट बी इक्वल। मतलब आमतौर पर जो मैं इजी सवाल अभी शुरुआत करूंगा उसमें कैपेसिटी जितनी है डिमांड भी उतनी होगी। इसे बोलते हैं बैलेंस मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? फिर आगे जाके इम्बैलेंस आएंगी, वो अलग अलग तरह की एडजस्टमेंट आएगी जो हम सीखेंगे। तो जल्दी बोलिए, ये होता है बेसिक मैट्रिक्स फॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया? एनीथिंग टफ? क्लियर है? चलिए चलिए अब आप देखेंगे मेरे साथ साथ ये हमारी बुक है, मॉड्यूल है गाइस ये।
473, 2 मिनट दीजिए मुझे बस। अभी तक जितना भी डिस्कस करा हमने, कोई दिक्कत तो नहीं आई? बस आप रेगुलर रहेंगे ना, दिक्कत कभी नहीं होगी। नहीं यार, जल्दी से आ जाओ। चलिए अब देखिए मेरे साथ साथ, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये रहा भाई, ये इलस्ट्रेशन 1 है आपके मॉड्यूल की, और ये है पेज नंबर 473 के ऊपर। ठीक है भाई, चलिए जो आपको बुक्स वगैरह मिलेंगी उसमें ये सब होगा। देखिए क्या लिखता है। A company dealing with special type of liquid has 3 plant, P1, P2 and P3। तो क्या मैं कह दूं ये फैक्ट्रीज है? प्लांट मतलब फैक्ट्री जहां प्रोडक्ट बनता है। लोकेटेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरी देश में ये फैली हुई है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दीज प्लांट आर रेस्पेक्टिवली, P1 की 50, P2, P3, टोटल बोलो 150 गैलन्स। ये डेटा किस में है? गैलन्स में। कोई दिक्कत अभी तक? ईच डे द फर्म फर्निश टू 4 ऑफ इट रिटेल शॉप्स, R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है जी। अब वो कह रहा है हमें इसे किस में फर्निश करना पड़ता है? रिटेल शॉप्स में। कौन सी रिटेल शॉप्स है गाइस? R 4 है, with at least 20, 20, 50 और 60 गैलन ऑफ द प्रोडक्ट। बोलो क्लियर है? तो देखो R1 में कितने गैलन आ सकते हैं? R2 में 50, 60। सबसे पहला चीज चेक करना, आर दे इक्वल? कमॉन कमॉन, ये इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसे एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो सब अभी डिस्कस करेंगे। 20 और 20, 40 और 50, 90 और 60, 150, ये इक्वल आनी चाहिए। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर गैलन इन 1000 बिटवीन द प्लांट एंड रिटेल शॉप आर गिवन बिलो। ये जो है ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और ये किस में दे रखी है? 1000 में। तो ये 3 रुपए नहीं है, 3000 है। मतलब अगर प्लांट 1 से रिटेल शॉप 1 में 1 गैलन जाता है तो 3000 की कॉस्ट आती है। उसी तरह पूरा मैट्रिक्स। ओके, हो गया। फाइंड द बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग, ना इसको हम अभी लीस्ट कॉस्ट से करेंगे। किससे करेंगे? इसने एक ही इलस्ट्रेशन को तीनों से सॉल्व करवा दिया, तो कोई बात नहीं, सारा करेंगे अब। तो वो कह रहा है जी अब आप बेसिक सॉल्यूशन बताइए, और कौन सा मेथड यूज करेंगे आप? लीस्ट कॉस्ट मेथड। चलिए ये है क्वेश्चन, इस तरह का सवाल आएगा। शुरुआत एकदम बेसिक क्वेश्चन से, राइट? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप पहले एज इट इज पूरा मैट्रिक्स अपनी आंसर शीट में कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए कॉपी करते हैं, करिए पूरा मैट्रिक्स जल्दी से इन योर आंसर शीट। चलो मैं भी करता हूं, तो आप मेरे से कॉपी कर लेना।
सबसे पहले लेंगे हम P1, P2, P3, यहां पर R1, R2, R3, R4। अरे बोलो क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, डेटा में दे रखा है 3576, 3576, 2582, 2582 और 3692, 3692। ठीक है भाई। और यहाँ पर हम ले लेंगे डिमांड 20, 20, 50, 60। यहाँ पर आ जाएगा सप्लाई या कैपेसिटी, कितना था? 50 और भाई कितना था? 50, 75, 25, 50, 75, 25, ये आ गया टोटल 150। क्लियर? टोटल 150। चलिए, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है गाइस। अब इस क्वेश्चन को हमें किससे सॉल्व करना है? लीस्ट कॉस्ट से। ठीक है गाइस। तो अब कैसे करते हैं लीस्ट कॉस्ट, देखना बहुत ध्यान से, स्टेप आपने लिख दिया। सबसे पहला बात, आप चेक करो जो अंदर दे रखी है वो क्या है। सर वो कॉस्ट है। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ठीक है जी। अब इस पे भी मैं आगे चर्चा करूंगा। स्टेप 1 कहता है इस पूरे मैट्रिक्स में देखो सबसे कम कॉस्ट क्या आ रही है? 2 आ रही है सर। हाँ बोलो। पूरे मैट्रिक्स में सबसे कम कॉस्ट आ रही है 2, लेकिन सावधान, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। बोलो हाँ या ना? तो सर कौन सा वाला 2 ले? है ना? अब मेरी बातें सुनते जाना। कोई सा भी 2 ले सकते हैं, लेकिन वो लेना चाहिए जहां मैक्सिमम यूनिट्स आ सके। क्या आ सके? मैक्सिमम यूनिट। तो अगर आप ध्यान से समझो, P2 में टोटल कितनी यूनिट बनाई है हमने? 75। अगर मैं R1 का 2 लूं तो यहां तो सिर्फ 20 यूनिट ही जा सकती है। अरे बोलो। अगर मैं ये वाला 2 लूं तो यहां 60 जा सकती है। यहां 2 लूं तो कितनी जा सकती है? हाँ 25। यहां तो मैक्सिमम 25 है ना। अरे बोलो। तो एक एडवाइस ये दी जाती है कि अगर 2 से 3 से ज्यादा कहीं भी लीस्ट हो ना, तो कोई सा भी ले लो। क्या करो? कोई सा भी ले लो, तीनों पे सही आंसर आएगा। बस स्मार्ट मूव क्या कहती है कि वो लो जहां ज्यादा से ज्यादा यूनिट जा सके। अरे बोलो क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात? तो अब सोचो कैसे ट्रांसफर करते हैं। ये रहा वेयर हाउस R4, इसमें मैक्सिमम 60 यूनिट जा सकती हैं, जबकि P2 की यूनिट है कितनी? तो कितनी ले जा सकते हो? 60। तो ऐसे इसके ऊपर लिख दिया 60। अरे बोलो क्लियर है? मतलब 60 यूनिट क्या करी हमने? एलोकेट कर दी। एग्री? एग्री? अब देखो आगे क्या करते हैं। 75 में से 60 गई, 15 बची। ठीक। वेयर हाउस 2 में 60 जा सकती थी, 60 पहुंचा दी। क्या आप रिटेल शॉप या वेयर हाउस 4 में कुछ यूनिट ले जाने की जरूरत है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगला स्टेप कहता है डिलीट द रो और कॉलम विच एग्जॉस्ट। वो रो और वो कॉलम डिलीट कर दो जो खत्म हो गया। बताओ पहला स्टेप क्लियर है या नहीं? सर मैंने रिटेल शॉप 4 क्यों डिलीट करी है? मैंने ये प्लांट क्यों नहीं डिलीट करा? क्योंकि प्लांट में तो अभी 15 यूनिट बची हुई है, लेकिन रिटेल शॉप 4 का कैपेसिटी 0 हो गई। अरे बोलो क्लियर? यस और नो?
इसको बोलते हैं एलोकेशन। क्या बोलते हैं? ये हो गई फर्स्ट एलोकेशन। जल्दी बताओ, याद आ गया? समझ आ गया? अगला स्टेप क्या कहता है? रिपीट द प्रोसीजर। इसे रिपीट करे जाओ जब तक सारा समाप्त ना हो जाए। अब बताओ, अब किस में लूं? सावधान, नहीं नहीं नहीं, ये कट चुका है। जो कट गया अब उसमें और कुछ नहीं आएगा। तो अब इन सब में सबसे लीस्ट ये 2 ही तो है, तो अब यहां पहुंचा दो। मैक्सिमम कितनी यूनिट? 20। लेकिन बची कितनी है? तो पूरी की पूरी 15 जा सकती हैं। अरे बोलो भाई, पूरी की पूरी 15 यूनिट। कोई टेंशन? बताओ, 15 थी, क्या बचा? यहां कितनी बची है? 5। 5। बताओ एग्जॉस्ट कौन हुआ है? रो या कॉलम? अब ऐसे बोलो ना यार, वो क्या या तो रो बोलो या कॉलम बोलो, जल्दी बोलो। रो 2, बिल्कुल सही, शाबाश। डिलीट। एग्री? एग्री? वेरी गुड। तो कितना आसान है। अब रिपीट करो प्रोसीजर। अब जो कट गया उसे नहीं गिनेंगे, जो कट गया। अब बताओ सबसे कम 3, 5, 7, 3, 6, 9, ये बचा हुआ है 3। यहां पर कितनी जा रही है? लेकिन यहां जगह ही कितनी है? 5 की, तो इस वाले में ट्रांसफर कर दो। अरे बोलो ना। तो यहां कितनी? 5। भाई ये कितना बचा? और ये क्या बचा? 0। क्या कहते हो? डिलीट। डू यू एग्री? ठीक है जी। कब तक करना है? जब तक सारी रो सारे कॉलम ना कट जाए। अब ढूंढो सबसे कम। ये देखना है 5, 7, 6, 9, यही बचा है ना? 5। कितनी जा सकती है? 50। लेकिन इसमें जगह ही कितनी है? 20 की, तो कितना जा सकता है? केवल 20। अरे आ रहा है समझ में? 20। कितना बचा? कितना बचा? 0। क्या करूं? कट। एग्री? अब बोलिए। 7 और 9, यही तो बचे बस। कितनी जा सकती है? 30। अरे बोलो यस और नो। तो यहां दे दो 30। क्या बचा? यहां कितनी बची? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। कट। अब जो बचा 20। और देखो यहां भी स्पेस कितना है? 20। 20। सॉरी सॉरी, यहां पे 20। क्लियर? कट द रो, कट द। ऑन अ सीरियस नोट, पूरा लीस्ट को कॉस्ट मेथड समझ में आ गया? हाँ या ना? सर एग्जाम में ऐसे काटना है क्या? हाँ। फिर एक नया मैट्रिक्स से बना के दिखाना है, वरना वो तो ये चेक ही नहीं करेगा ये करा क्या है। आपने तो ये सारा काट दिया, आया समझ में? नहीं आया पूरा? जल्दी बताओ। और अभी तो बहुत सारे सवाल कराऊंगा यार, अभी तो पहला शुरुआत है। सिर्फ ये आसान सवाल कराया ताकि तुम्हें याद आ जाए कि ऐसा कुछ करा था हमने। अरे क्लियर है? चलिए, अब आप एक नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे जिसमें सिर्फ 2 कॉलम होंगे, P1, P2, P3, R1, R2, R3, R4। मतलब सप्लाई और डिमांड की अब जरूरत नहीं। अब एलोकेशन बताओ। R में क्या था? 3। कुछ एलोकेट हुआ था इसको? हाँ ये रहा। इसको कुछ एलोकेट नहीं था। मैं काम करता हूँ, पहले लिख देता हूँ 3, 5, 7, 6, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 3, 5, 7, 6, 2, 5, 8, 2, 2, 5, 8, 2, 3, 6, 9, 2, 3, 6, 9 और 2। ये बना दिया मैट्रिक्स। राइट एवरीबॉडी? अब एलोकेट कर देते हैं इस पे 2, 20 यूनिट गाइस।
इस पे 30, 2 पे 15, 2 पे 60, 3 पे 5 और 9 पे 20। बस, और तो कुछ नहीं था ना? नहीं था। चलो, ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब हम इसके बाद बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या बनाएंगे गाइस? स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। कैसे? ये बताओ, P1 की गुड्स कहां कहां सप्लाई हुई हैं? R2 में और R3 में। बोलो जी, बात क्लियर है? क्लियर? तो यहां पर पहला कॉलम बनाएंगे प्लांट, यहां बनाएंगे क्या है ये, रिटेल शॉप, और यहां बना देंगे हम टोटल कॉस्ट। 3 कॉलम बस। तो P1, तो यहां पर हो जाएगा गाइस P1 कहां गया? R2 में। अब देखो कितनी यूनिट गई? 20, और एक की कॉस्ट 5, तो 20 इंटू 5, 100। ऊपर लिख देते हम भी कि भाई रुपीज इन 1000 है। बोलो आ गया समझ में कि नहीं आ गया? अरे श्योर? अब P1 की गुड्स एक जगह और गई है, कहा? R3 में। तो यहां पर इसको फिर से लिख देंगे P1 R3 में। कितनी गुड्स गई हैं? 30, कॉस्ट 7 रुपए, 210। अब P2 की गुड्स कहां गई हैं? R1 में। आपको शो करता रहता हूं। P2 की गुड्स R1 में 15 यूनिट 2 के हिसाब से। R1 में 15 यूनिट 2 के हिसाब से 30। और कहा गई है सर P2 की? R4 में 60 यूनिट 2 के हिसाब से। R4 में 60 यूनिट 2 के हिसाब से 120। अब बचा क्या? P3। तो P3 की गुड्स गई है R1 में 5 यूनिट 3 के हिसाब से, 5 यूनिट 3 के हिसाब से 15। और कहा गई है गाइस? R3 में 20 यूनिट 9 के हिसाब से। सही है ना? बिल्कुल। P3 R3 में 20 यूनिट 9 के हिसाब से 180। तो इन सब का सम कर देंगे, टोटल कॉस्ट। फिर से करिए। 100, 210, 50, 120, 15, 180। ये 30 होगा, मैंने गलत लिख दिया। नहीं, 30 तो लिखा है मैंने, 30 लिखा है, थोड़ा साफ करके लिख देते। 30, 120, 15, 180, 650। दैट्स ऑल। बोलो क्लियर है? तो हम कह सकते हैं गाइस कि जो टोटल कॉस्ट आएगी ना ट्रांसपोर्टेशन की, वो होगी 6,55,000, क्योंकि रुपीज इन 1000 चल रहा है अकॉर्डिंग टू द लीस्ट कॉस्ट मेथड। 6,55,000। ठीक है। अब सर इसका मतलब क्या आया? अब सुनो, ये मेथड कहता है आप इन कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, इससे कम आपकी कॉस्ट आ ही नहीं सकती। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? आप इस कॉम्बिनेशन के अलावा कोई सा भी करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, आपकी कॉस्ट इससे कम आ ही नहीं सकती। इसलिए इसको बोला गया ट्रांसपोर्टेशन। और ये तब तक था जब तक हमने टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी डेवलप्ड नहीं किया था। सारी चीजें एक साथ थोड़ी डेवलप्ड होती है यार, धीरे धीरे होती है, टाइम लगता है। बोलो क्लियर है? हाँ, अगर मैं टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी लगा दूं तो मेरी कॉस्ट इससे भी नीचे जाएगी, जो मैं आगे चल के आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा।
बोलो क्लियर है। बट अभी हम भूल जाओ कि टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी कुछ होता है, तो अभी हम ये कहते हैं सर इस कॉम्बिनेशन के अलावा आप कुछ भी कर लो, आपकी कॉस्ट 6,55,000 से ज्यादा ही आएगी, इससे कम नहीं आ सकती। तो ये था पहला मेथड जिसका नाम था लीस्ट कॉस्ट मेथड। ऑन अ सीरियस नोट, समझ आ गया? पक्का? श्योर? चलो, यू वांट टू कॉपी और नॉट? कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। चलो आज के लिए इतना, आज ज्यादा नहीं कराएंगे, 10 मिनट पहले छोड़ देंगे। तो जल्दी बताओ आज की क्लास समझ आई ऑनेस्टली? कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कल मैं ये तीनों मेथड खत्म करूंगा विथ क्वेश्चंस, और अगर टाइम मिला तो हम टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी भी स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो गाइस कोशिश करनी है आप लोगों को कि 2 ही दिन क्लास है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कि इन 2 दिन में आप कभी भी एब्सेंट ना हो पाए। ठीक है ना? ट्राई। अब मजबूरी है तो हो ही जाता है आदमी एब्सेंट, वैसे कोशिश करनी है कि हम थोड़ा रेगुलर हो जाए। ठीक है? पूरा समझ में आ गया 100%? एक मेथड कवर करा, लीस्ट कॉस्ट मेथड। क्लियर है? अब प्रश्न उठता है, स्टूडेंट पूछे सर ये पेपर में आएगा? क्यों नहीं आएगा? मैं ये क्यों सोच रहा हूं कि पेपर मुश्किल ही होगा? अरे बोलो, पेपर आसान भी तो आ सकता है। Am I right or wrong? तो हमें तो दोनों की तैयारी करनी है, आसान की भी और मुश्किल की। तो ये आपके इंस्टीट्यूट की बुक में, हमारे बुक में ये एक इलस्ट्रेशन 1 थी जो अभी हमने कर ली। इसमें टोटल इसने हमें 8 इलस्ट्रेशन दिए पूरे चैप्टर में। कितनी दिए? 8। ठीक है, वो सारी करेंगे और जो पास में क्वेश्चंस आए वो सब करेंगे, तो हमारा एक टॉपिक जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। ठीक है गाइस? चलो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल मिलेंगे आपसे।